में आप सभी का स्वागत है। खास मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर फिलहाल पूरे देश भर में चक्काजाम के हालात हैं। हिट एंड रन, एक नया कानून यह कहा जा सकता है जो भारतीय कानून में जो नए संशोधन किए गए हैं उसकी पूरी परिभाषा को बदला गया है। उसमें जो नई चीजें जोड़ी गई हैं उसके बाद कुछ उसको लेकर विरोधाभास देखा जा रहा है। खासतौर पर हाईवे रोड पर चलने वाले जो बड़े वाहन हैं उनके ऑपरेटर्स और उनके चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उन सभी ने इसको लेकर संशोधन की मांग की है। आखिर किस तरह का उनसे ना इत्तेफाकी उनकी नजर आती है, क्या इसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है और आखिर ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी? अगर जरूरत पड़ी है तो उसमें उन कानून की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या संशोधन किए जा सकते हैं, इसका कानूनी पहलू क्या कहता है और इसका जो बस ऑपरेटर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनका पहलू, उनका तर्क क्या है इस पूरे मामले को लेकर, वो जानने की कोशिश करेंगे और एक समाधान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो हड़ताल हुई है इसकी वजह से ना सिर्फ पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है बल्कि रोजमर्रा का जो सामान इन ट्रकों के जरिए, इन मालवाहकों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसकी भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। बहरहाल पूछा हर पक्ष को जाना चाहिए और वही निदान निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सत्यनारायण साहू जी जुड़े हुए हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान निजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ उमेश नागपाल जी वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं और योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। सबसे पहले साहू जी से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो चक्का जाम के हालात हो रहे हैं उसकी वजह से लोगों की परेशानी अपनी तरफ है, लेकिन इनका भी कुछ कहना है। क्योंकि इनके जो अगर हम इनके एसोसिएशन की बात करें, मेरे पास एक मदान जी हैं जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अमृतलाल मदान। उन्होंने कहा है कि जो संशोधन किए जाने थे उससे पहले हमसे कोई राय नहीं ली गई क्योंकि हम इसमें एक स्टेक होल्डर हैं। तो सत्यनारायण जी, आखिर क्या आपको गुंजाइश नजर आती है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? सर, आज तक जितने भी कानून बने, एक्ट में जितने नियम बने, उनमें सुझाव मांगे गए हम लोगों से। आज तक ये पहला कानून है जो हमारे नॉलेज में नहीं लाया गया, जबकि राजस्थान के अंदर हमारी 30,000 बसें हैं और हमारी सबसे बड़ी एसोसिएशन है जिसके अंदर 2,000 बस ऑपरेटर एसोसिएशन में शामिल है। कोई भी कानून लागू होता है तो सुझाव मांगे जाते हैं, जनता से पूछा जाता है, उसके बाद 30 दिन के बाद जो है उसको लागू किया जाता है। और इस कानून के अंदर तो एक तरह से जो है ना तो लोकसभा में चर्चा की गई और हमारे जो सांसद लोगों ने उन्होंने भी जो है हमारे ड्राइवर कंडक्टरों के पक्ष में कहीं कोई बात नहीं रखी और विपक्ष ने भी अपनी जवाबदारी को नकारते हुए छोटी छोटी बातों को लेकर के लोकसभा से वॉकआउट कर गए और इस एक पक्ष को जो है फ्री कर दिया कि आप कुछ भी कानून बना सकते हो हमारे ड्राइवर कंडक्टरों के खिलाफ। सर, मेरा निवेदन ये है कि जैसे इन्होंने 106(2) में जो लिखा है कि एक्सीडेंट करके भागने वाले को 10 साल की जेल तक हो सकती है, 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। मैं सर ये निवेदन करना चाहता हूं कि 10 लाख रुपए अगर देने वाले ड्राइवर कंडक्टर की हैसियत हो तो वो ड्राइवरी क्यों करें? रहा सवाल 10 साल जेल की, 10 साल जेल में जब वो चला जाएगा तो उसके परिवार को क्या होगा जी। तीसरी बात, मेरा निवेदन ये है कि रिकॉर्ड उठा के देख लें, जोशी साहब इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे कोटा डैम एक रूट है, कोटा से कोटा डैम एक ट्रक से एक भैंस जो है ट्रक के नीचे आ गई और वो मरी भी नहीं, फिर भी वहां के नागरिकों ने उस ड्राइवर को लठों से दे के जान से मार दिया। तो ऐसे में वो कहाँ सूचना देने जाएगा, कहाँ इलाज कराने जाएगा? एक बड़ी विडंबना है। तो हमारी मांग ये है सर, हमारे ड्राइवर को क्या गारंटी है, उसके लिए क्या सुविधा प्रदान की जिससे जनता को इतनी बड़ी जो है सेवा दे रहे हैं, जो अपने घरों से एक महीने 1.5 महीने तक बाहर रह करके काम करते हैं, घर परिवार को छोड़ते हैं और उसके बाद भी उसको जो कानून बनाया जनता के हित में तो उसको थोड़ा सा सुविधा प्रदान करें, उसकी सुरक्षा की गारंटी दें। बिल्कुल, ये हमारी मांग है आपकी बात। जी जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े। योगेंद्र जोशी जी, आप सुन पा रहे मुझे? जोशी जी, जोशी जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, शायद म्यूट है, तो एक बार अनम्यूट शायद कर लें आप उसको। मैं लौटूंगा आपके पास जब तक आप इसको सही करें। हमारे साथ उमेश नागपाल जी हैं। उमेश जी, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इसी तरह का कोई संशोधन किया गया, हालांकि पहले भी ये प्रावधान थे कि हिट एंड रन का कोई मामला सामने आता है तो उसमें सजा का प्रावधान भी है और उसमें जुर्माने का प्रावधान भी है।
लेकिन इस बार जुर्माना और सजा दोनों को बढ़ा दिया गया है। और ये मोटर व्हीकल एक्ट में कोई संशोधन नहीं है, ये नया जो कानून आया है उसमें ये संशोधन, आईपीसी की जगह जो नया कानून लाया जा रहा है उसमें इस तरह की बात की गई है। क्या लगता है आपको कि हिट एंड रन के मामले में मतलब इसका कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए, है उस क्राइटेरिया का पालन किया इसने गया है, या फिर ये लग रहा है कि जबरदस्ती का हो हल्ला किया जा रहा है? प्रावधान तो पहले भी थे, कोई नई चीज नहीं है। आपका कानूनी पहलू इसमें क्या कहता है? बिल्कुल प्रभात जी, मैं आपके इस बात को थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि ये जो कानून है सरकार ने इसको व्यवहारिक रूप से देखा है। आपने देखा होगा कि ये जो ड्राइवर ट्रक और बसेस के लिए लेके जो विवाद खड़ा हुआ है ना, ये कानून इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल बनाया ही नहीं गया। ये लग्जरी गाड़ी आपने देखा होगा, कोई बहुत रिच आदमी होता है, एक्सीडेंट करता है, भाग जाता है और छोटी छोटी धाराओं में आके छूट जाता है। तो यहाँ सरकार की जो मंशा है, सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा क्या है? ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर जो अपने घर से दूर, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि 2-2, 3-3 महीने अपने घरों से दूर रह के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो ये उनको किसी तरह से परेशान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया है। हाँ, इनका इसमें ये जरूर था कि इसके लिए अगर सुझाव ले लेते, तो सुझाव में जैसे मैं भी अगर मान लो कि मैं आज बीइंग एक ट्रक ड्राइवर, अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई इस कानून में आप होते तो क्या संशोधन चाहते, तो इसमें ये देखा जाता है कि आप देखें कि जहां भी एक्सीडेंट होता है वहां जो बड़ी गाड़ी होती है लोग उसका अपराध मान लेते हैं। मोटरसाइकिल वाला रॉन्ग साइड आ रहा है, अब ट्रक वाला बेचारा ठीक साइड जा रहा है, उस रॉन्ग साइड की उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, लोग मानेंगे नहीं साहब ये ट्रक वाले ने गलती की है। तो यहाँ ये जो छोटी छोटी चीजें थी ये व्यवहारिक रूप से सरकार को देखनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। उनका जो कानून बनाने का उद्देश्य है वो किसी पक्षकार को परेशान करने का नहीं है। इस कानून को कड़ा करने से ये बेनिफिट होगा। आप इससे पहले देखें, सरकार ने नए ट्रक बनाने के उनमें एसी के प्रोविजन कर दिए कि साहब हर ट्रक के केबिन में एसी होगा। उनको ड्राइवर्स की ड्यूटी का उन्होंने बता दिया कि नहीं साहब 8 से 10 घंटे से ज्यादा नहीं चलाएंगे। अब उनसे जो ज्यादा काम लेता है, आप माने कि अगर 8-10 घंटे कोई आदमी काम करेगा तो कॉन्शियसनेस उसकी बढ़ेगी। वही आदमी अगर 16 घंटे काम करेगा उसकी कॉन्शियसनेस कम होगी, दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होगी। तो सरकार ने सब चीजें वहां करने के बाद इस कानून को अप्लीकेबल किया। लेकिन ये जरूर है कि मैं बिल्कुल सत्यनारायण जी से सहमत हूं कि इसमें व्यवहारिक रूप से सुझाव लेने चाहिए थे, जिससे उनकी मंशा को, जो उनकी भावनाओं को, कि भाई उनको जो सड़क पे चल रहा है उस बेचारे को सड़क पे क्या परेशानी आ रही है। अब इनका ठीक कहना है, गलती किसी की हो, बेचारे को पकड़ा उसको जान से मार देंगे। तो ऐसे में मॉब लीचिंग, हालांकि इन्होंने कानून बनाया लेकिन उस कानून को और कड़ा करके इस कानून के साथ जोड़ देंगे तो ये कानून बहुत इफेक्टिव होगा। प्रभात जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी जुड़े हैं। योगेंद्र जी, अब ये बात तो सही है, इनका ये कहना है कि मान लीजिए हम वहां पर रुक जाते हैं या फिर उसको ले जाने के लिए हम वहां पर रुककर उसको कोई सूचना देने के लिए या फिर उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए रुकते हैं, तो भीड़ जो होती है वो भीड़ कारणों पर गौर नहीं करती, वो भीड़ उन्मादी हो जाती है और ये नहीं देखती कि इसकी वजह क्या थी, और वो भीड़ उसको पीटने लग जाती है। ये नहीं कि जो पहले घायल है उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर इनकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन इसका क्या निदान हो सकता है और आखिरकार क्या लगता है कि आपको इसके साथ कुछ संशोधन एड ऑन किए जाने चाहिए थे? जैसा उमेश जी ने कहा कि ये इसका जो इसकी जो भावना है वो स्टेक होल्डर्स तक सही तरीके से पहुंची नहीं और स्टेक होल्डर्स से उसमें बातों को पूछा भी नहीं गया, सुझाव भी नहीं लिए गए। आपका पहलू क्या कहता है? क्योंकि पुलिस में मामले जाते हैं और लोगों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो ये लगता है कि पुलिस मामलों में फंस जाएंगे, पुलिस हमको ही दोषी मानेगी क्योंकि हमारी गाड़ी बड़ी है। देखिए, मैं ट्रैफिक में कई सालों तक रहा हूं, करीब 10 साल तक मैं ट्रैफिक में रहा हूं और मैंने ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत देखे। कारण ये है, इनके दिमाग में जो बात आई है डर की, ये आप देख लीजिए कि 2 दिन में अवेयरनेस आ गई है बहुत ज्यादा। इतनी अवेयरनेस आ गई कि अब ये सूचना देंगे, और सूचना देने का कारण यही है कि इससे क्या होता है, एक तो जो ड्राइवर है जो एक्सीडेंट करता है उसको घटना की जगह का पता रहता है। आप बताइए पुलिस को कहां पर एक्सीडेंट हुआ, तो ये इसलिए करा गया है कि वो ड्राइवर आगे जाके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं भी जाकर के पुलिस को सूचना कर दे। तो इसमें इसको सजा थोड़ी मिलेगी, इसको सजा नहीं मिलेगी। और ये कहना कि साहब 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए जुर्माना है, ये नहीं है। सजा मैक्सिमम 10 साल रखी गई है, 0 से लेके 10 साल तक है, ऐसा नहीं है। उसमें गलती देखी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद देखा जाएगा कि वाकई में इसने लापरवाही से गाड़ी चलाई है या नहीं चलाई है। नहीं तो ऐसे थोड़ी है ठोक के किसी को भी अंदर बंद कर दिया।
हमारे यहाँ मानसिकता क्या है कि छोटी गाड़ी अगर बड़ी गाड़ी से टकरा गई, बड़ी गाड़ी को दोष देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी गाड़ी है ट्रक। अब क्या होता है, इन ट्रक वालों के दिमाग में ये आ गया है कि अगर हम वहां रुक जाते हैं तो हमें मारपीट करेंगे। तो वो तो आज भी है, आज भी अगर ट्रक भीड़, अगर एक्सीडेंट हो गया और ट्रक अटक गया वहां, तो ड्राइवर वहां से छोड़ के भागना ही उसके लिए मुनासिब होता है। तो इसमें क्या परेशानी आ गई? कोई परेशानी नहीं। और अगर ट्रक चला गया आगे, तो कम से कम अब ये कह दिया उसको कि तुम अगर सूचना दे दोगे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। ये है, अगर गलती है तो मिलेगी, और अगर गलती नहीं है और आपने सूचना दे दी तो एक तो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसकी जान बचेगी, एक आपको जो सजा मिल रही है उस सजा के अंदर आप बरी रहेंगे। इसके अंदर प्रावधान है, और इन प्रावधानों का जो उपयोग है, इसको देखिए, इन ट्रक ड्राइवर्स जो यूनियंस हैं, इनमें भी राजनीति है। अब सुबह में सुन रहा था किसी को, हमसे तो पूछा ही नहीं। अरे भाई, तुमसे हर चीज पूछना जरूरी है क्या? पहले समझो तो सही उसको। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा पहले क्या था, 2 साल की सजा। 1860 का कानून बना हुआ है, आप 2 साल की सजा अब तक दे रहे हो उसको। उतने वाहन भी उस वक्त नहीं हुआ करते थे सड़क पर, उतने वाहन भी नहीं होते। मैं वही कह रहा हूं। अब देखिए, अब एक्सीडेंट में 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। वो नॉर्मल कंडीशन में, जब आपकी लापरवाही है और आपने लापरवाही से एक्सीडेंट किया है और आप भाग गए, आपको पता है एक्सीडेंट हो गया, आपने पुलिस को सूचना नहीं दी, और पहले की तरह आप पता है 80% जो एक्सीडेंट हाईवे और नेशनल हाईवे पे होते हैं उनमें ट्रकों का पता नहीं चलता। अब मैं ये कह रहा हूं ना, आपके पास इंश्योरेंस है, अगर मान लीजिए आपकी गलती नहीं है तो इंश्योरेंस पे करेगी उसको, मरने वाले को। आपके पास लाइसेंस है, इंश्योरेंस पे करेगी उस मरने वाले को। लेकिन आपकी लापरवाही है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस नहीं है, आपने शराब पी रखी है, और आप फिर उसके बाद में सूचना और नहीं देते हैं। मैं ये देखता हूं हमारे यहाँ नेशनल हाईवे वगैरह पे अभी इतनी फैसिलिटीज, इतने सीसीटीवी कैमरे थोड़ी हो गए जो पूरे देश के अंदर ये हो जाए। लेकिन सिर्फ ड्राइवर को अब ये हो गया। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं 80% ड्राइवर समझ गए अब इस कानून को कि हमें सूचना देनी चाहिए, इसीलिए ये प्रावधान किया गया है। और दूसरी बात ये हड़ताल का बात की कर रहे हैं भाई, अभी तो लागू ही नहीं हुआ ये कानून। अभी कानून लागू नहीं हुआ, अभी तो गजट नोटिफिकेशन होगा तो कानून लागू होगा। तो ये चिंता काहे कर रहे हैं? अपनी बात रखें, सरकार के सामने रखें, लेकिन हड़ताल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये कानून बिल्कुल करेक्ट है। अनुसंधान में अगर वो ये पाया जाता है कि इसने लापरवाही की है तो उसके अंदर उसको सजा मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए। ये कोई जरूरी है कि साहब आदमी की तो आप जान ले लो और फिर उसको 2 साल की सजा देंगे बस, जान लेने के बाद भी? क्यों? अगर आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, जानबूझ के आपने अब ये सलमान खान के मामले में क्या था भाई? सलमान खान के मामले में 200 करोड़ का है क्लेम, और उसके अंदर जो उसका जो सिपाही था वो उसका गवाह है, और उसने ये कहा है कि ये दारू पी के गाड़ी चला रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये तो ठीक है भाई, वो सिपाही था, उसने गवाही दे दी, लेकिन इसमें बचत नहीं है। उन्होंने कहा साहब ड्राइवर बदल दो। तो ऐसी चीजें तो अभी भी चलती है, अभी भी कार चलाती हैं, कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं कार चलाते हैं, कई लड़के कार चलाते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो एक्सीडेंट कर जाते हैं, घर में सूचना देते हैं और उनकी जगह बाप आगे बैठ जाता है, उन्हें मैं चला रहा था। अरे भाई तू कैसे चला रहा था? तेरा लड़का चला रहा था, लड़के के पास लाइसेंस नहीं है। तो लड़के पास लाइसेंस नहीं है, एक्सीडेंट कर दिया, आदमी मार दिया, और आप कह रहे हो कि 2 साल की सजा बहुत है। गलत बात। कानून बिल्कुल सही बना है, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, इनको लोगों को समझाना चाहिए कि इसके फायदे हैं। पहले नुकसान ज्यादा था, अब फायदे ज्यादा हैं। अगर आपकी गलती नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया, आपने समय पे सूचना दे दी, तो एक तो वो व्यक्ति बच गया। 10 या 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक सड़क पे पड़ा रहता है, और तुरंत पुलिस पहुंच गई और व्यवस्था हो गई आपकी। क्यों? कई बार ऐसे होते हैं हाईवे पर साइड में से मोटरसाइकिल वाला आता है, ट्रक में घुस जाता है, तो इसमें ट्रक वाले की क्या गलती है? तो इसको गलती है या नहीं है, इसको देखने की जिम्मेदारी पुलिस की है जी, और पुलिस इस चीज को देख करके ही न्याय करेगी। इसमें 5-10 साल की सजा
अब ये कह रहे हैं साहब 10,000 रुपए ड्राइवर की इनकम है, वो कहां से देगा? अरे क्यों नहीं देगा भाई, वो उसको देने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस है ना ऑलरेडी, अगर आपकी गलती नहीं है तो होगा। ये 7 लाख का प्रावधान इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ये थोड़ा सा ये बात सही है कि जो कानून, अगर मान लीजिए कोई कानून बन रहा है तो उसमें उनके सवालों के जवाब अगर उनके जहन में है, सवाल हो सकते हैं लेकिन उसके जो जवाब हैं उन तक सही तरीके से पहुंचने चाहिए। उमेश नागपाल अब आपके टीवी चैनल से पहुंच रहे हैं, अब आपको मैं पूरी बात बता रहा हूं, अगर कोई देख रहे हो सुन रहे हो तो इसका ये है कि पहले 2 साल की सजा थी, अब उस साल को 10 साल की कर दी, तो 10 साल की नहीं है, 0 से 10 साल है भाई, ये मैक्सिमम है। ये प्रकृति पर निर्भर करेगा, उस अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अनुसंधान से। साहू जी आपने सुना भी सारी चीजों को। देखिए इसमें जो मकसद है ना सिर्फ इतना सा है कि सड़क दुर्घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और उसमें जो सड़क दुर्घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं लेकिन उसके साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मतलब हर साल 3 से, मेरे पास जो आंकड़ा है मैं आपको ऑथेंटिक अगर आंकड़ा दूं तो 3 से 4 हजार मौतें हर साल बढ़ रही हैं जो सड़क दुर्घटनाओं में है। मकसद सिर्फ इतना सा है कि लोगों के गोल्डन पीरियड जो उसका होता है, जिस वक्त उसको बचाया जा सकता है, जो लाइफ सेविंग होता है, उसमें उसकी जान बच जाए। लेकिन इसमें देखिए 2-3 चीजें जो हैं एसोसिएशन की तरफ से जो रखी जानी चाहिए, मुझे लगता है हो सकता है आपकी तरफ से ऐसे प्रावधान हो, कानून में भी ऐसी चीजें रखी गई हैं। एक तो एसी केबिन होना चाहिए। मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर वो आराम से रहेगा तो दुर्घटनाओं के जो दूसरे कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत परेशान है, गर्मी उसको लग रही थी और एंजाइटी वजह से तबीयत उसकी खराब हो गई, इस वजह से दुर्घटना हो गई, या फिर ये कहें कि उसका एक समय निर्धारित नहीं था, उससे 12-12, 13-13, 15-15 घंटे तक उससे लगातार ड्राइविंग करवाई जा रही है, उसको टाइम स्पान देनी है, इतने दिन में आपको पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि जल्दी पहुंचेगा तो उससे पैसा ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो निर्धारित कर दिया जाए कि 8 से 10 घंटे उसको 24 घंटे में गाड़ी चलानी है और उसका एक उसको रजिस्टर मेंटेन रखना है, उसको लगातार चेक भी किया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए एसोसिएशन की तरफ से कुछ चीजें और कुछ नियम ऐसे होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसे नियमों को आप अपनी तरफ से अगर लागू करते तो अभी जो हालात आपको लग रहा है, जो डर अभी लग रहा है, उन सारे डरों का जो निवारण है वो आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें लागू करके निकाल सकते हैं? साहू जी। सर निवेदन ये है कि ड्राइवर ट्रक और बस का ही नहीं, कार का भी होता है, मोटरसाइकिल का भी होता है। सबकी बात है। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक मोटरसाइकिल, कार और बस सब चीज का हो सकता है। हाँ। कई बार खड़ी गाड़ी में पीछे से मोटरसाइकिल घुसती है और उसके अंदर घुसने के बाद ड्राइवर कंडक्टर से पूछता है कहाँ है ड्राइवर, उससे मनमानी करके मनमानी राशि लूट ली जाती है। और आज तक आईपीसी की जो धारा ये जो बनाएंगे 106(2), इसमें जब डॉक्टरों को छूट दी है तो ड्राइवर को क्यों नहीं? डॉक्टरों को 2 साल की क्यों? क्या वो ऑपरेशन करते करते मरता नहीं है आदमी? मेरा खुद का एक किस्सा सुनाऊं। मेरे खुद के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था लाल चौक दौसा हाईवे पे। पुलिस की गाड़ी वहां चेकिंग कर रही थी, मेरे बच्चे को हॉस्पिटल तक लेके नहीं गए वो लोग, और जीप लेके भाग गए। मैंने प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी साहब को लिख के भेजा, उसकी जांच आई तो दौसा थाने ने सीधा लिख के भेज दिया ये हमारे मैटर नहीं है, हाईवे का मैटर है। तो इस तरह की घटनाएं होती है। पीछे से आके टक्कर खुद खा जाते हैं और पैसे ड्राइवरों से मांगते हैं, नहीं देने पे मारापीटी करते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि ड्राइवर की गलती नहीं होती है, ड्राइवर की भी कभी कभी गलती होती है। रहा सवाल आज के टाइम पे ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है जो 24 घंटे काम करता हो। हमारे बसें शाम को चलती है, सुबह पहुंच जाती है, दिन भर खड़ी रहती है। सुबह चलती है, शाम को पहुंच जाती है, रात भर खड़ी रहती है। 24 घंटा कोई सर्विस नहीं है, कोई गाड़ियां नहीं चलती है। और ट्रकों के अंदर भी जो ड्राइवर चलते हैं, जगह जगह हाईवे जो गवर्नमेंट ने बनाया है वहां ढाबों पे खड़े होकर के आराम करते हैं और खाना खाते हैं, रेस्ट करके चलते हैं। ये काम अब वो जमाने नहीं है साहब जो 24 घंटे काम करे। अब तो सब टाइमिंग के जमाने हैं, सबके टाइम फिक्स है, 8 घंटे सर्विस लेते हैं। लेकिन क्या आपकी एसोसिएशन की तरफ से किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग रैंडमली की जाती है कि जो ड्राइवर है उसने ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला तो नहीं चल रहा, क्या उसने पूरा रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है या नहीं, सही तरीके से उसने आ रहा, उसकी कोई मॉनिटरिंग को लेकर आपकी तरफ से कोई नियम कायदे बनाए गए हैं? कोई होती है रैंडम मॉनिटरिंग? क्योंकि एसोसिएशन की एक जिम्मेदारी तो बनती है कि उससे जुड़े हुए जो ट्रक ड्राइवर हैं या एसोसिएशन से जो लोग हैं वो सुरक्षित रखें अपने आप को। सर हमारे एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि शराबी ड्राइवर को हम रखें, क्योंकि आज के टाइम पे वो जमाने नहीं है। आज के टाइम पे 50-50 लाख रुपए की बसें बनती है और जिसपे जवाब लगाते हैं। हाँ वो अलग बात है, वो गाड़ी छोड़ करके
अपने ठिकाने पहुंचने के बाद में अगर कोई लेता है थोड़ा बहुत, तो वो लेके टैबलेट खाना खा के सो गया तो मैं हिट एंड रन के मामलों में ज्यादातर हिट एंड रन के मामलों में शराब पीकर ही मामले आते हैं सामने। असल में जो बड़ा कारण है ना, वो मदिरापान ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है दुर्घटना का। आज तक का रिकॉर्ड निकलवाए हैं राजस्थानी भारत सरकार का, हमेशा बड़ी एक्सीडेंट कम हुए हैं, छोटी गाड़ियों के एक्सीडेंट ज्यादा हुए हैं। कार और जीप से ज्यादा, बल्कि रॉन्ग साइड आके के सलमान खान साहब का जो किस्सा हुआ वो कार से हुआ। उमेश जी ने यही बात कही थी, उमेश जी ने यही कहा था कि उसका जो असल मकसद है वो ऐसी ही व्हीकल्स को लेकर है जो बहुत रश ड्राइविंग करते हैं, ट्रक, और चूंकि ये बड़े हिस्से हैं और बड़े गाड़ियां हैं, ये भी इसका एक हिस्सा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि ये ट्रकों और बसों को लेकर ही फोकस्ड कोई नियम बनाया गया और ये मैक्सिमम प्रावधान थे। चलिए उमेश जी के पास लौटेंगे। उमेश जी देखिए, विदेशों में जो भी नियम है ना, उसके लिए बड़े कानून नियम जो मैंने चीजें अभी डिस्कस की जोगिंदर जी ने, उनमें एक सबसे बड़ी जो चीज है ना वो है डैश कैम। वहां जितने भी वाहन है ना, उसमें एक कैमरा लगा होता है जो आगे की और पीछे की दोनों तरफ की रिकॉर्डिंग पैरेलल पिछले कुछ घंटों की वो उसमें लूप में चलती रहती है। ये इंश्योरेंस कंपनियों ने भी जरूरी कर दिया है वहां पर विदेशों में कि आपको इंश्योरेंस और व्हीकल जो एक्ट है उसके मुताबिक भी कि आपको बिना डैश कैम के गाड़ी को नहीं निकालना है। और अगर इंश्योरेंस आपने अगर मान लीजिए इंश्योरेंस क्लेम आपको करना पड़ा, अगर आपके पास कैम नहीं है, डैश कैम नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे भी प्रावधान है। आपको नहीं लगता कि इन चीजों को यहां शामिल किया जा सकता है, इसको अनिवार्य कर दिया जाए? क्योंकि जितने भी ये कारण बता रहे हैं कि किसकी गलती थी क्या नहीं था, उन सभी समस्याओं का समाधान उस एक अकेली चीज से निकल सकता है। बिल्कुल प्रभात जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपको ये जान के बड़ा हर्ष होगा कि गवर्नमेंट ने जो नया BS-7 जो हमारे नॉर्म्स आएंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि गाड़ी का आगे और पीछे दोनों की रिकॉर्डिंग के लिए वहां कंपलसरी है। इंश्योरेंस कराते समय आप जाएंगे, गाड़ी का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, या दोनों चीजें होनी जरूरी है। अब आप देखेंगे जैसे साहू साहब ने कहा कि आप अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे जाएं, जो मैं मानता हूं कि हमारे ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर्स के लिए एक अच्छी शुरुआत है, वहां आप जाके देखेंगे स्पेशली रेस्ट हाउस बने हुए हैं। वहां आप ड्राइवर गाड़ी खड़ी कर सकता है, उनके लिए टॉयलेट, खाना, सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने उसमें सबसे बढ़िया, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, सबसे बढ़िया फैसिलिटी पता क्या है? वो ऊपर के ऊपर निकल रही, बीच में कोई दारू का ठेका है वो कहीं जाकर ले नहीं सकता। नहीं, वास्तव में एक बड़ा कारण है ये समस्या का निदान भी है। जी आप जारी रखें। अब आप देखें कि मैं बार बार कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा या किसी को परेशान करने की नहीं है। सरकार की मंशा, मैं बार बार आ रहा हूं कि ये जो लग्जरी गाड़ियां, जो अधिक धनाढ्य, जो नए धनाढ्य हैं, गाड़ी को रश ड्राइविंग करते हैं, ये सारा कानून उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। आपने जोशी जी की बात सुनी, जोशी जी ने कहा कि आपको, वो कहे साहब मैं गाड़ी रोकूंगा, मार देंगे। आप आगे जाएं, रुके, वहां जो भी नियरेस्ट आपको थाना दिखता है वो इन्फॉर्म करें। आप हर जगह जाएंगे, हाईवे पे आपको एक नंबर डिस्प्ले होता रहता है, किसी तरह की आपत्तिक होने पे आप 1033 पे आप सूचना करें, तो आप वहां पहुंच के सूचना देने में आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत नहीं है तो आप गलत नहीं है, अगर आप गलत हो तो फिर उस चीज को छुपाओगे। ये जोशी जी भी यही कहना चाह रहे हैं। मेरा फिर कहना है कि यहाँ सबसे बड़ी चीज देखनी है कि सरकार की मंशा क्या है। यहाँ सरकार की मंशा ना तो ट्रक ड्राइवर को परेशान करने की है, ना किसी बस मालिक को परेशान करने की है। तो उनकी मंशा को समझते हुए ये जो कानून है ये कहीं गलत नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट होने दें। इम्प्लीमेंट होगा, बहुत अच्छा होगा, आप देखेंगे इसके बहुत अच्छे परिणाम अपने को भविष्य में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कुल मिलाकर जान बहुत कीमती होती है। जिस व्यक्ति ने अपनी गलती की वजह से किसी दूसरे की गलती की वजह से अपनी जान उसकी अगर गई है, तो ये वास्तव में उसके लिए बड़ा दुखदाई, उसके परिवार के लिए दुखदाई होता है। और कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी गलती गलती किसी की भी हो गई, लेकिन उस वक्त में जबकि उसको बचाया जाना जरूरी है और उसके लिए तरीके निकाले जा सकते हैं। मसलन आप 1 किलोमीटर दूर जाकर किसी को फोन करके बता सकते हैं कि दुर्घटना हुई। अगर आपको लग रहा है भीड़ का डर है, तो आप भीड़ से दूर जाकर लेकिन समय में आप उसको सूचना दे दें। ऐसे भी इसके उपाय हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि मौतों को कैसे रोका जाए जो सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा होती हैं, और उस वक्त में उसको कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए, प्राथमिक उपचार उसको कैसे दिया जाए। और मुझे तो लगता है कि ड्राइवर्स को एक सिर्फ कागजों में ये नियम है कि अगर मान लो जो किसी को इमरजेंसी में फर्स्ट एड की जरूरत है या फिर उसको प्राथमिक उपचार कैसे दिया जा सकता है, ये हर ड्राइवर को लाइसेंस तभी मिले जबकि उसको इसकी ट्रेनिंग दे दी जाए। CPR की ट्रेनिंग क्या होती है, प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग क्या होती है, किस तरह से लोगों को इन्फॉर्म करना है, किसी को चोट लग जाए, किसी की हड्डी टूट जाए तो उसको किस तरह से आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं ताकि अस्पताल पहुंचे तक वो जान बचाए। लाइसेंस तभी इशू किया जाना चाहिए
किसी भी ड्राइवर का, चाहे 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो या हैवी व्हीकल्स का हो। मुझे लगता है कुछ चीजें हैं वक्त के साथ सुधरेंगी, जैसे जैसे सुझाव आएंगे। हमने आज जो ये टॉपिक रखा इसका कारण भी यही था, स्टेक होल्डर्स से हम जानने की कोशिश करें आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। अगर गलतफहमी है उस गलतफहमी को दूर किया जाए, अगर सही सुझाव हैं उनको अपनाया जाए, संशोधन में शामिल किया जाए, ताकि इसका जो आखिरी मकसद है कि दुर्घटना में घायल लोगों की मौत के आंकड़े को रोका जा सके, वो कम से कम सफल होता हुआ नजर आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक नतीजे तक पहुंचने की हमने कोशिश की और चाहेंगे कि जो संशोधन अगर लगते हैं किए जाने चाहिए, उन संशोधनों को लागू किया जाए। अगर किसी की कोई गलतफहमी है तो उसको भी दूर किया जाए। फिलहाल के लिए हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।